नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं? चलिए, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। इससे पहले 17 कक्षाएं हो चुकी हैं इस सरल इतिहास की। आज हम देखेंगे 18वीं कक्षा। कौन सी? 18वीं कक्षा। 18वीं कक्षा में हम देखेंगे आज आधुनिक का पहला भाग। कल हम रीतिकाल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे आधुनिक का पहला भाग। आधुनिक काल का समय क्या है? 1850। समय आप बिल्कुल ध्यान में रखें, समय पूछा जाता है, ठीक है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ? 1850 में। चलिए देखते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल में क्या क्या वर्णन है? पूर्वाभास। आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्वपूर्ण नागण्य है, ठीक है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया है। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई है। तो आधुनिकता जैसे पद्य में ही पहले लिखा जाता है, गद्य में ही नहीं कि गद्य में शुरुआत हुआ तो गद्य में ही हुआ, गद्य में भी नहीं पद्य में भी हुआ है, ठीक है। शुरुआत तौर पर आधुनिक में गद्य लिखना स्टार्ट हुआ। पहले पद्य ही लिखा जाता था, रीतिकाल तक गद्य हुआ और गद्य में भी आधुनिकता दिखी और पद्य में भी आधुनिकता दिखी है। भारतीय युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतीय युग से प्रारंभ हो गया है। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतकालीन कविता में रीत, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। खड़ी बोली का गद्य का विकास देखते हैं आगे, कैसे खड़ी बोली में गद्य में विकसित हुई है। मुगल काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढलने का प्रयास हुआ है। यह स्वाभाविक था। सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन में के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्द या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में मतलब मुगल काल में लोग फारसी का प्रयोग करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदू उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदू और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराई। तो 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। 1803 में जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराई। इस कॉलेज के लेखक थे लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो इसी कॉलेज मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है, तो लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर और सदल मिश्र नाचकेतो उपाख्यान लिखा, ठीक है। तो आप दोनों रचनाकारों की रचनाएं आप ध्यान दें। लल्लू लाल का क्या है? प्रेम सागर, और नाचकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का। नाचकेतोपाख्यान का दूसरा नाम भी मिलता है। तो अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो क्या है? चंद्रावती है। क्या है? चंद्रावती है इनका दूसरा नाम। पूछा जाता है दूसरा नाम, इसलिए बताया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखते हैं। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल के ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू की प्रसिद्ध इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। तो सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक लिखी है, और जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खान ने लिखी है वो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का भी दूसरा नाम है, क्या है? उदयभान चरित। ये भी बहुत पूछा जाता है दूसरा नाम, ठीक है। उदयभान चरित लिखी गई है, ठीक है। यह काम 1803 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं, ठीक। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। तो जो
शुरुआती दौर पे खड़ी बोली के कवि हैं, लेखक हैं, उनका परिचय थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा दिए हुए हैं। मुंशी सदासुख नियाज, नियाज इनका उपनाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका समय क्या है 1746 से 1824। जन्म समय आप खास करके कवियों का ध्यान में रखें। ये दिल्ली के रहने वाले थे, ये उर्दू फारसी के लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज और प्रवाहमयी है। आप ये ध्यान दें, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, सुख सागर सदासुख लाल की है। आप ये दोनों में अंतर बना के रखें। इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है, किंतु इससे इनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई है। आगे देखते हैं अगले लेखक इंसान अल्लाह खां। इनका जन्म समय क्या है 1756 से 1817। इंसान अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित या रानी केत की कहानी लिखी। अभी मैंने ऊपर बताया भी इनका दूसरा नाम, दोनों नाम से आप ध्यान में दें। अगर बाय द वे रानी केत की कहानी का नाम ना दे के उदयभान चरित दे दिया तो आप भ्रम में आ जाएंगे, तो इसलिए दोनों नाम आप ध्यान में देखें। ठीक है, इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। भाषा भी पूछी जाती है तो जो इंसान अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, इसकी भाषा क्या है चटकीली और मुहावरेदार। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसान अल्लाह खां के गद्य पर इस शैली का प्रभाव है। भाषा तो इनके नगरों की है किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदियाँ उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है। वह लल्लू लाल के यहाँ भी और इंसान अल्लाह खां के यहाँ भी उदाहरण के लिए एक पंक्ति, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को ही जी तरसने लगा। कितनी अच्छी पंक्ति है ना। आगे देखते हैं लल्लू लाल जी को। लल्लू लाल जी, इनका समय क्या है 1763 से 1825। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा है। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया है। भाषा की सजावट प्रेम सागर ने पूरी की है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। आगे देखते हैं, मुहावरों का कम प्रयोग किया है लल्लू लाल जी ने। आगे देखते हैं सदल मिश्र। इनका समय क्या है 19वीं सदी का प्रारंभ। ठीक है, इन्होंने लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य की पुस्तकें तैयार की हैं। पुस्तक का नाम नाचिकेतोपाख्यान, दूसरा नाम चंद्रावती है, आप ध्यान में रखें। ठीक, इसकी भाषा पूर्वीपन है। भाषा आप बिल्कुल ध्यान दें, क्या है पूर्वीपन। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इसकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारों उपयोगी है। खड़ी बोली गद्य। इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है। रामप्रसाद निरंजनी की भाषा युग वशिष्ठ की भी परंपरा उनका गद्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। भाषा युग वशिष्ठ किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों शिक्षा के प्रसार के लिए की गई पुस्तकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और वैचारिक को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया है। गद्य के इस विकास में छापेखाने को बहुत बड़ी भूमिका है। छापेखाने के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती हैं। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की है। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई है। देखते हैं 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। 1833 के आसपास आगरा में, कहाँ? आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्समैन, किसकी रचना है? कथासार मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद है। ठीक है, यहाँ स्टार दिया गया है, नीचे देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम
earliest period to the close of Lord Dalhousie's administrator। कब की है? 1872। जॉन क्लॉक मार्सन की। मार्सन प्राच्यवादी विद्वान थे जिन्होंने चीनी संस्कृति फारसी भाषा लिखी है। आगे देखते हैं। तो 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार के प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होने का अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राममोहन राय ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है। 1815 में इन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 में इन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्र निकाला। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है बंगदूत। ठीक है। कब की है? 1829 में है। ठीक है। इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर का हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तन कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और डेट भी दिया जाता 30 मई को। 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर ने उद्दंड मार्तन कलकत्ता से, ठीक है, प्रकाशित कराया। ठीक है। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी के क्षेत्र में नहीं, उनके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राममोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का यह नमूना देख लेना चाहिए। तो जो पहला निकला था समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड की भाषा क्या थी, हम यह देखते हैं। यह उद्दंड मार्तंड पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख इन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त और व्यवहारोपयोगी होती है। वह तात्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उद्दंड मार्तन की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण। राजा शिव प्रसाद सिंह का कौन सा इनका था अखबार? तो काशी से निकलता था बनारस अखबार, ये पत्रिका है। ठीक है। इसकी लिपि देवनागरी थी लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से भी 1850 में सुधाकर निकला। ठीक है। 1850 में किसका निकला? सुधाकर। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। जितने पत्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 1845 में बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जैसे 1850 में सुधाकर किसका है? सुधाकर बनारस से शिव प्रसाद सिंह ने ही निकाला था। और राजा लक्ष्मण सिंह का 1860 में प्रजा हितैषी। 1863 में आगरा से लोकमित्र निकाला। किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका प्रकाशित प्रारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान प्रदायिनी। अभी जो है 2024 जो सितंबर में नेट का पेपर है उसमें ये पूछा गया, इसका प्रकाशन वर्ष 1867 है। नवीन चंद्र राय का ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये पूछी गई है। आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैज्ञानिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम के सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, अब जो उत्तर प्रदेश नाम है उसका, के सभी दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दू द हिंदी होना। ठीक है। हिंदी केवल धर्म प्रथा, पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बन
बनकर रह गई थी। उर्दू के समर्थन में गार्जत ताशी और सर सैयद अहमद खां बहुत प्रिय थे। तो गार्जत ताशी के स्टार लगा है, नीचे देखते हैं क्या। गारसिम दे ताशी 1839 से 1847 तक 19वीं सदी के फ्रेंच भारतविद या एंडोलॉजिस्ट थे, जिनकी भारतीयों की संस्कृति, साहित्य और रीति रिवाजों की में गहरी रुचि थी। आगे देखते हैं। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिकार्ड का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। ठीक है। शिक्षा विभाग के अधिकारी सदा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के गद्य का अनुवाद हिंदी का साधु रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनके अनुवाद पूछे जाते हैं। किस लेखक ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम का अनुवाद किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्य एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सारा सहारा दिया। इनका भागवती 1867 नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो आप ये ध्यान दें, श्रद्धाराम फुल्लौरी का भागवती 1867 का है, बहुत पूछा था, प्रथम उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के हैं। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में। वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परमाजित हिंदी गद्य में लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी गुजराती भाषी थे, मतलब गुजराती भाषा के थे, उधर से थे। इसके पहले हम देख चुके कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था, और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में गुजराती भाषा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने प्रचार मत का साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं, पूरे साहित्य पर पड़ना था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतीय युग में हुआ। ठीक, तो आज की कक्षाएं यहीं तक। हम कल देखेंगे भारतीय युग का साहित्य। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। आशा करते हैं जो ये साहित्य सीरीज चल रही है आपको अच्छी लगती होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि प्रतिदिन जो होने वाली कक्षा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।